कैसे आप लोग? पढ़ाई बहुत जबरदस्त बढ़िया से चल रही होगी। आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, वही एनर्जी के साथ, वही जोश के साथ फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहना, अच्छे से एंजॉय करना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आपको। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? फ्रिक्शन। तो मेरा नाम हुआ अमित राज और ये आपकी अपनी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी क्यूट सी क्लास। ठीक है, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स, एक ऐसा फोर्स, पीछे बात कर चुके हैं इसके बारे में फ्रिक्शन क्या है, लेकिन अब इस चैप्टर में डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, तो एक ऐसा फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट, जो कब एक्ट होगा? जो तभी एक्ट होगा जब दो बॉडी किसमें हो? कॉन्टैक्ट में हो। तो सर क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है? हाँ, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये तभी एक्ट होता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है। एंड अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये क्या फंडा है, अब उसको डिटेल्स में समझेंगे। रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है। तो यानी एक बात बोल सकते हैं कि सर फ्रिक्शन फोर्स तभी एक्ट होगा जब रिलेटिव मोशन होगा। बोल सकते हैं क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि इसका काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, यानी रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं तो भाई साहब फ्रिक्शन कहां से लगेगा? ठीक है, यानी फ्रिक्शन तभी एक्ट होगा जब बोलो 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 रिलेटिव मोशन होगा। अब ये रिलेटिव मोशन का क्या फंडा है समझते हैं। देखो, मान लो ये रही आपकी कार। ठीक है, अब कार में आप लोग बैठे हुए हो, कौन किसके साथ बैठा है इसकी बात नहीं करेंगे, अभी आप लोग का पर्सनल इशू है, बैठो कोई बात नहीं। और कार यहाँ पे अभी है रेस्ट में, माने रुकी हुई है। किस पे रुकी हुई है? ग्राउंड पे। अच्छा, कार रेस्ट में है? हाँ। क्या ग्राउंड भी रेस्ट में है? हाँ, दोनों रेस्ट में है। तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हुआ? नहीं, यहाँ पे नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं, यहां ग्राउंड और चक्का के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नो फ्रिक्शन। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां कोई मोशन हुआ ही नहीं। क्या है रिलेटिव मोशन? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन शो कर रहा है, वही है रिलेटिव मोशन। ठीक है, जैसे इस बॉडी पे ये बॉडी चल रही है तो बोलेंगे ये हो गया रिलेटिव मोशन, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी चल रही है। और एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ गया? समझते जाओगे। और एग्जांपल एक देता हूं। मानो इस बार कार मोशन में आ गई। कार किस में आ गई? कार मेरी मोशन में आ गई। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट काफी ब्रॉड है, उतना ब्रॉड आपको नहीं पढ़ना, 16 सा बस समझना है। ठीक है, अभी ये ग्राउंड पे रेस्ट में रहेगा भाई, ग्राउंड को थोड़ी ना मूव करा सकते हो। चलो ग्राउंड मेरे साथ, तुम, हम जा रहे हैं घूमने के लिए, चलो तुम भी चलो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कार मूव कर सकती है, कार मोशन में आ गई। तो यही है रिलेटिव मोशन। सुनो, यहां ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार भी किसमें थी? रेस्ट में, यानी दोनों बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगा। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार किधर जा रही है? भैया कार इधर जा रही है, यही तो है। हा हा, यही तो है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार इधर जा रही है। अच्छा, तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया मेरा काम है जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करो, जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करो। अच्छा, तो ग्राउंड तो रेस्ट में है भैया, इसके रिस्पेक्ट में कार तो इधर जा रही है, यानी रिलेटिव मोशन इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन इसके उल्टा लग जाएगा, इसको अपोज करेगा। किसके बीच फ्रिक्शन लगेगा? टायर और ग्राउंड के बीच, यहां लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और बता रहा, अभी सब क्लियर होगा, देखते जाओ। हाँ, यही तो कारण है कि टायर घिसता है। टायर गाड़ी का क्यों घिस जाता है? क्यों टायर गाड़ी का घिस जाता है? क्योंकि ग्राउंड उसको पकड़ता है, फ्रिक्शन लगाता है, रोकता है। तो जब टायर आगे भागना चाह रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, यानी टायर क्या होता है? रगड़ाने लग जाता है, घिसने लग जाता है, और एक बार टायर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो यही है रिलेटिव मोशन। और समझाओ सर, और समझाओ, और क्लियर करता हूं रिलेटिव मोशन। देखो आपको
ठीक है, ध्यान से बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये रहे ट्रेन, ये रही मेरी ट्रेन। सर ट्रेन का चक्का कहाँ है सर? चलो ठीक है, चक्का भी बना देता हूँ। ये रहा मेरा ट्रेन का चक्का, ये रे ट्रेन, कैसे आओ तुम ट्रेन, ये रहा ट्रेन का चक्का। ठीक, अब देखो ये रहा ट्रेन, और ट्रेन के ऊपर ये बैठे हो आप, ये ट्रेन के ऊपर आप बैठ गए। सर मेरी पूंछ कैसे हो गई? चलो मान लो तेरी पूंछ है, क्योंकि हम बंदर से ही आए हैं ना, तो हमारी पूंछ भी है। ठीक, ये रहे आप किसके ऊपर? ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हो, चुपचाप आप बैठे हुए ट्रेन के ऊपर। अच्छा देखना यार, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया, देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ट्रेन इधर मूव कर रही है, ट्रेन इधर मूव कर रही है, आप ट्रेन के ऊपर रेस्ट में हो, आप ट्रेन के ऊपर रेस्ट में हो, आप नहीं जा रहे हो। ग्राउंड भी रेस्ट में है, हाँ ग्राउंड भी रेस्ट में है। जो पूछ रहा हूं बताना एक करके, क्या ट्रेन और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन लगेगा? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, क्या बॉय और ट्रेन के बीच फ्रिक्शन लगेगा? ये दूसरा सवाल। क्या कहीं कट रहा है? ये तीसरा सवाल। नहीं कट नहीं रहा है। ठीक, क्या ग्राउंड और ट्रेन के बीच फ्रिक्शन लगेगा? आप बोलोगे यस। यस, क्यों मैं पूछूंगा? आप बोलोगे सर ग्राउंड रेस्ट में है, ट्रेन मोशन में है, यानी इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ गया, तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा। मैं बोलूंगा बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है रिलेटिव मोशन के उल्टा। ठीक है, अभी बात करेंगे और बताऊंगा डायरेक्शन। ठीक है, तो मोशन इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो ग्राउंड और ट्रेन के बीच तो फ्रिक्शन लगेगा। ये हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन। क्या बॉय और ट्रेन के बीच फ्रिक्शन लगेगा? सोचो सोचो सोचो, क्या बॉय और ट्रेन के बीच फ्रिक्शन लगेगा? सोचो, अच्छे सोचना। मैं एक ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं एक ट्रेन के ऊपर बैठा हूं, तो क्या ट्रेन और मेरे बीच कोई रिलेटिव मोशन है? अरे भाई नहीं है, नहीं है रिलेटिव मोशन। क्यों? मैं तो ट्रेन के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ। मानो ये ट्रेन जा रही है और मैं यहां पे बैठ गया। ठीक, मानो ये ट्रेन जा रही है और मैं यहां पे बैठ गया, तो मैं तो चुपचाप बैठा हूं, ट्रेन अपना चल रही है। मैं क्या ट्रेन के लिए चल रहा हूं? क्या मैं किसके कांटेक्ट में हूं? मैं ट्रेन के कांटेक्ट में हूं। तो क्या ट्रेन के लिए मैं मोशन में हूं या रेस्ट में हूं? ट्रेन देखेगा ऐसे करके हमको, ट्रेन बोलेगा भाई साहब आप तो चल ही नहीं रहे हो, आप तो मेरे पे चुपचाप से बैठ गए हो। ट्रेन से पूछो क्या ये आदमी तुम्हारे लिए चल रहा है? क्या ये आदमी तुम्हारे लिए मोशन में है? ट्रेन बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये आदमी मेरे पे चुपचाप बैठा हुआ है, ये ट्रेन आदमी मेरे पे चल नहीं रहा है, मेरे पे रेस्ट में है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहां पे नो फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यही होता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रहा था, ग्राउंड देखा ट्रेन को, अतरा ट्रेन तो चल रहा है, चल रहा है मतलब हमको फ्रिक्शन लगाना है, तो फ्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। अब ट्रेन देखा लड़का को, उतरी, ये तो चुपचाप बैठा हुआ, ये तो चल ही नहीं रहा मेरे पे। ट्रेन क्या देखा, मेरे पे नहीं चल रहा, चुपचाप बैठा हुआ, रेस्ट में है भाई। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में कोई मोशन है ही नहीं, लड़का और ट्रेन के बीच में कोई मोशन नहीं है। ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन किसके लिए, ट्रेन किसके कांटेक्ट में है? ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ग्राउंड के लिए ट्रेन चल रही है, लेकिन लड़का जो है वो तो ट्रेन पे चुपचाप बैठा हुआ है। वो ट्रेन पे अगर चलता तब फ्रिक्शन लगता, वो ट्रेन पे रेस्ट में है, इसलिए इन दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पूरा अच्छी बात समझना है, फ्रिक्शन कब लेना है कब नहीं लेना है। ठीक है, जहां पे आपको दिखे कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा चल रहा हो तो फ्रिक्शन एक्ट होगा। ठीक है, चलो अभी यहां तक क्लियर हुआ। डायरेक्शन कोई पूछे फ्रिक्शन में क्या लिखोगे? ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज, ठीक है, क्या होता है? टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन। डायरेक्शन में क्या लिखोगे? ठीक है, डायरेक्शन पूछ दे तो लिख दो यहां पे डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज ऑपोजिट
इन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, जिधर रिलेटिव मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट होगा। तो डायरेक्शन कोई पूछे तो फटाक से बता देने का, इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। मेरे ख्याल से यहां तक मैं आपको समझा पाया अच्छे से। जल्दी से इसको उतारो, फिर इसका रीजन पढ़ेंगे। जल्दी उतारो। अब दूसरे पॉइंट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो गया था। आप जो पढ़ेंगे अगला पढ़ेंगे व्हाट आर द काउज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन आखिर लगता ही क्यों है, दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच फ्रिक्शन क्यों एक्ट होता है। मेरा मिटाने वाला फिर गायब हो गया, मिल गया। दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच फ्रिक्शन एक्ट क्यों होता है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन। ठीक है, तो देखो रीजन दो माने जाते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, अगर आइडियली बात करूं तो एक्चुअल रीजन ये है, दिस इज द एक्चुअल रीजन। ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस, सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है यही मेन रीजन है। दूसरा वाला रीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको अगर आए तो दोनों लिख देना। क्या है दूसरा रीजन ये भी समझा दूंगा, पहले पहला समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस। क्या मतलब हुआ सुनो, पहले समझा रहा हूं फिर ये पढ़ के बता दूंगा। अभी दूसरा रीजन में मिटा रहा हूं। ठीक है, इस पे काम नहीं करना है अभी मुझे, अभी पहले वाले पे काम करना है। सुनो होता क्या है, देखो पहली बात तो ये समझ लो कि दुनिया का कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है। 100% कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है। ठीक है, दुनिया का हर सरफेस रफ है। कैसा है, रफ है। जो आपको ये स्मूथ दिख रहा है ना, यहां पे भी रफनेस है। जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ये जो स्मूथ सरफेस आपको दिख रहा है वो आपको ऐसा 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 दिखेगा। ठीक है, यानी एक बात पर सुन लो, दुनिया का कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है, हर सरफेस में रफनेस है। ठीक है, हर सरफेस में रफनेस है। ठीक है, और यही जो रफनेस है यही मेन रीजन है फ्रिक्शन का। देखो कैसे, देखते हो टायर में कटिंग कर दिया जाता है, टायर देखे हो उसमें कटिंग किया हुआ रहता है। क्या कारण है कटिंग करने का, रफनेस बढ़ गया। फिर समझ लो, रफनेस बढ़ने से क्या हो गया, रफनेस बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ गया। जूता में देखो, जूता के सोल में कटिंग किया हुआ रहता है, क्यों नहीं प्लेन बना देता। सेम चीज, कटिंग करने से रफनेस बढ़ गया, रफनेस से फ्रिक्शन बढ़ गया। बहुत जगह आप यूज करते हो इसे, बहुत जगह यूज करते हो, पता है, बहुत जगह। ठीक है, आप समझो इसको। देखो, तो दुनिया का हर सरफेस, जैसे मानो कोई सरफेस आपको प्लेन दिख रहा है, इस टाइप का एकदम प्लेन है, ओ बारी क्या प्लेन हो तुम। लेकिन जब इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे, जब इसको आप बड़ा करके देखोगे, ठीक है, तो ये सरफेस आपको जो प्लेन दिख रहा है वो ऐसा 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 दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, रफ दिखेगा। कैसा दिखेगा, रफ दिखेगा। अच्छा, तो इससे क्या हुआ, कैसे इससे फ्रिक्शन आ गया आप समझो। अब मानो इस स्मूथ सरफेस के ऊपर, सुना ध्यान से, आप कोई ब्लॉक को दौड़ा रहे, कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है जिसको आप स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। अच्छा, तो क्या ब्लॉक का ये नीचे वाला पोर्शन स्मूथ है, नहीं, ब्लॉक का भी नीचे वाला पोर्शन रफ है, इस टाइप का। देखो जो ब्लॉक है उसका भी नीचे वाला पोर्शन क्या है, रफ है, ऐसा ऐसा। और रफ नहीं, ऊपर वाला पोर्शन रफ है, ऐसा नहीं। मैं नीचे की बात कर रहा हूं कि नीचे वाला कॉन्टेक्ट में ऐसा है। जब ब्लॉक को आप जूम करके देखोगे, ये तो मैंने इसको जूम किया था ना, इसको जूम करके दिखाया। जब ब्लॉक को आप जूम करके देखोगे तो ब्लॉक भी आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा। इसका भी सरफेस कैसा, नीचे रफ है। आप देखो होता क्या है, ये भी रफ, हाँ ये भी रफ, तुम भी पागल हम भी पागल। ठीक है, तो देखो दोनों रफ है। अब क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे ऊपर मूव कर रहा है, चलो इसको उठा के इसको ऊपर रख देते हैं, तो देखो क्या हुआ, इंटरलॉकिंग हो जाएगा ऐसे करके। जब इसके ऊपर इसको रख दोगे तो देखो ये इंटरलॉक हो गया, देख रहे हो, फंस गया है। ये दिख रहा है आपको बढ़िया से, क्या हो गया, फंस गया। जैसे साइकिल में देखो चेन फंसा हुआ रहता है,
हाँ, वैसा ही रफनेस की वजह से इसका भी रफनेस था, इसका भी ब्लॉक का भी रफनेस था, दोनों की वजह से क्या हो गया, एक इंटरलॉकिंग हो गया बीच में। देखो इंटरलॉकिंग मतलब क्या होना, फंस जाना। देखो दोनों क्या हो गया, फंस गया एक दूसरे में। दिख रहा क्या हो गया, एक इंटरलॉकिंग हो गया। दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग। अब ये इंटरलॉकिंग हो गया तो क्या ब्लॉक आसानी से मूव कर पाएगा? ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो, ये ब्लॉक जो आप देख रहे हो, क्या ये आसानी से मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसे मूव करने में दिक्कत होगी, या जब ये इधर मूव करना चाहेगा तो इसे मूव करने में क्या होगी, परेशानी होगी, दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि बीच में इंटरलॉकिंग आ गया, दोनों एक दूसरे में लॉक हो गया इस टाइप का। एक का रफनेस था, दूसरे का भी रफनेस था, दोनों एक दूसरे में लॉक हो गया रफनेस की वजह से। यही मेन रीजन है कि हर दो बॉडी में फ्रिक्शन एक्ट होता है। तो क्या लिखेंगे इसका, पहले यहां पर बना लो रिलेशन डायग्राम, 1 2 3 10। ठीक, चलो इसको मैं मिटा, उसको नहीं मिटाऊंगा। तो क्या लिखा सुनो, ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस द सरफेस ऑफ वन बॉडी गेट इंटरलॉक टू द अनदर बॉडी एज शोन इन द फिगर। इंटरलॉक हो जाता है 10, इसलिए क्या हो जाता है, ड्यू टू दिस इंटरलॉकिंग, दस ड्यू टू दिस इंटरलॉकिंग, ड्यू टू दिस इंटरलॉकिंग द फ्रिक्शन डेवलप, ठीक है। फिर तो उसके बाद फ्रिक्शन डेवलप होता है एंड अपोज, और क्या करने लगता है, अपोज करने लगता है, एंड स्टार्ट टू अपोज। क्या अपोज करता है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। अब जैसे ही आप उसको मूव कराना चाहोगे, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग हो गया, ये मूव करने देगा ही नहीं, ये बोलेगा नहीं हम नहीं देगा, हम पैक है। अब इसको लॉक कर दिया आप, अब इसको भगाना चाह रहे, कोई दूसरा वाला इसको जाने ही नहीं देगा, क्यों, लॉक हो गया है। ठीक है, सेम यहां पे होता है, इसलिए इंटरलॉकिंग का नाम फ्रिक्शन दिया गया। ठीक है, तो मेन रीजन यही है एक। ठीक है, जो मेन रीजन है इसका, एग्जाम में आए तो कहीं कहीं बुक में बस एक ही रीजन दिया रहता है, ये वाला, दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन दूसरा भी बहुत सारे बुक में दूसरा रीजन मिलेगा, जो मैंने भी लिखा था, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन। क्या होता है ये भी सुन लो, हालांकि ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना इसमें, सुन लो। एडेशन, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन, ये भी समझ ही लोग, क्यों छोड़ेंगे हम लोग भाई, हम लोग सब करके चलते हैं। ये क्या हुआ, देखियो, जब आप सीमेंट को दीवार पे मारते हो, पटाक, सीमेंट क्या दीवार में चिपक जाता है। हाँ, ठीक है, पानी को पेपर में मारो, पटाक, पानी पेपर में चिपक जाएगा। हाँ, है ना। यही रीजन यहां भी है, जब यानी एक मॉलिक्यूल, एक ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल दूसरे ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स में चिपकने की ताकत रखता है। जैसे सीमेंट को मारे दीवार में तो चिपक गया, सीमेंट का मॉलिक्यूल दीवार का मॉलिक्यूल से चिपक गया, पानी का मॉलिक्यूल्स पेपर के मॉलिक्यूल से चिपक गया, कीचड़ को मारो दीवार में चिपक जाएगा। यानी एक ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल दूसरे ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल से चिपकने की ताकत रखता है, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपकना चाहता है, यानी फोर्स ऑफ एडिशन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, तो ये दो रीजन है, जल्दी से उतार लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं डायग्राम के साथ। हाँ, तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर वो है जिसपे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो बहुत तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड, या ये ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, यानी किससे बढ़ता है किससे घटता है। तो चलिए इसे शुरू किया जाए। तो देखो, इसको दो फैक्टर अफेक्ट करता है, दो फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है भैया, पहला फैक्टर है वेट ऑफ बॉडी। क्या मतलब हुआ, वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वजन, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी का वेट बढ़ गया
हा, क्या बोला? अगर बॉडी का वेट बढ़ गया तो फ्रिक्शन क्या होगा? सोचो सोचो, खुद बताना। एग्जांपल दे रहा हूं। मानो एक सरफेस है आपके पास, एक क्या सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक रख दिया कितने का? मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक रखा मैंने, ठीक है। और आप इधर से धक्का मार रहे हो या खींच रहे हो, चलो इधर से आप मान लेते हैं खींच रहे हो, या तेरे को तो मैं खींच के रहेगा, आज तेरे को मैं खींच के रहेगा, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, खींच के रहेगा, खींच रहे हो, ठीक। और सेम सरफेस पे एक और ब्लॉक रख दिया। इस बार ये लग दिया मैंने 200 kg का। ओ बाबा रे, 200 kg अब नहीं खींचेगा, अब तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। या इसको मैं खींच के रहेगा, इस बार तो पक्का खींच के रहेगा, आजा आजा खींच के रहेगा तेरे को, ऐसा। अब बताओ कौन सा खींचना आसान होगा, 2 kg वाला या 200 kg? बोलोगे आप, बोलोगे सर दिस इज वेरी इजी टू पुश, इसे खींचना बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। पुल होगा ना, पुल होगा, नॉट पुश, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज वेरी इजी टू पुल। इसको खींचना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि बस 2 kg का है। उससे हुआ क्या, क्यों यहाँ 200 kg होने पे आपको खींचने में दिक्कतें होने लगी? कारण क्या है? कारण है फ्रिक्शन। जब 2 kg था तो यही तो अपोज कर रहा ना, अपोज करने वाला कौन है? यही जो साइड अपोज कर रहा हूं, ये तो हवा में, ये भी हवा में, ये भी हवा में, ये तीनों साइड तो हवा में भाई, तो वहां तो कोई रोकने वाला है नहीं। रोकने वाला कहाँ है? रोकने वाला यहाँ पे है, सरफेस जो रोक रहा है इसको, ठीक है। यहाँ भी, ये भी हवा में, ये भी सरफेस हवा में, ये भी हवा में। रोकने वाला कौन है? रोकने वाला ये है जो सरफेस कांटेक्ट में है, यही तो दोनों को रोकने वाला है। देखो तो 200 kg में ऐसा क्या हो गया कि खींचने में इतनी दिक्कतें होने लगी? हुआ क्या, 200 kg है, वजन बहुत ज्यादा, वजन क्या हो गया? मुझे हिंदी लिखना भी नहीं आता, बहुत ज्यादा वजन क्या हो गया? बहुत ज्यादा। तो जब वजन बहुत ज्यादा हो गया तो जो फ्रिक्शन है वो भी बहुत ज्यादा एक्ट होने लगा। फ्रिक्शन बिकम हाई, फ्रिक्शन बिकम वेरी हाई, ये भी लिख सकते हो आप। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, यहां पे क्या हो गया? वजन कम हो गया, फ्रिक्शन बिकम वेरी लो। एक सवाल और पूछ सकते, सर वजन ज्यादा होने पे फ्रिक्शन ज्यादा क्यों हो गया? वजन ज्यादा होने पे फ्रिक्शन ज्यादा क्यों हो गया? इसका भी जवाब सुनो, इसका अच्छे समझ लो, सब कुछ समझते जाओ। पूछ सकते हो आप, टीचर को पूछना, सर वजन ज्यादा होने पे ऐसा क्या हुआ, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, क्या हुआ समझो। देखो ये सरफेस था, हाँ, तो सरफेस का अपना रफनेस है, अच्छा हाँ, तो सरफेस का अपना क्या है? रफनेस है, रफनेस है। देखो ये रहा सरफेस का रफनेस। ब्लॉक का भी अपना रफनेस है, हाँ, ब्लॉक का भी अपना रफनेस है, ये रहा ब्लॉक का रफनेस। ये 2 kg वाला का मैंने ड्रॉ किया, ये किसका ड्रॉ किया? 2 kg वाले का। इंटरलॉकिंग होगा, हाँ होगा, ठीक है। फ्रिक्शन पैदा होगा, हाँ फ्रिक्शन पैदा होगा। तो यहां का इंटरलॉकिंग और यहां वहां सेकंड वाले का इंटरलॉकिंग, दोनों में बहुत अंतर होगा। पहला का इंटरलॉकिंग और दूसरे का इंटरलॉकिंग में बहुत डिफरेंस होगा। ए और बी मान लेते हैं। ए का इंटरलॉकिंग ऐसा होगा, देखो थोड़ा सा ऐसा इंटरलॉकिंग हुआ, लेकिन जब बी का इंटरलॉकिंग होगा तो देखो क्या होगा, ऐसा। बी का इंटरलॉकिंग ऐसा होगा, या ये ऐसा होगा बी का इंटरलॉकिंग। देखो देखो इसका इंटरलॉकिंग के बीच में देखो गैप है, थोड़ा सा गैप है क्या? हाँ, इसका इंटरलॉकिंग कम हुआ, इसका इंटरलॉकिंग क्या हुआ? कम हुआ। क्यों? क्योंकि बॉडी हल्का था, बॉडी हल्का था, ज्यादा तेजी से प्रेस हुआ नहीं, हल्का था, तो लेस इंटरलॉकिंग। इसमें क्या होता है? लेस इंटरलॉकिंग, LOCKING, लेस इंटरलॉकिंग। जबकि इसमें वो पूरा चिपक गया, देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के एकदम टाइट से चिपक गया है, टाइट से चिपक गया। क्यों? क्योंकि वजन इसका बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा वजन हो गया कि पूरा दबा दिया, इतना ज्यादा दबा दिया कि पूरा बहुत हैवी इंटरलॉकिंग हो गया। यहां कैसा इंटरलॉकिंग हो गया? हैवी इंटरलॉकिंग, हैवी इंटरलॉकिंग, ठीक। तो इसी तरह से क्या होता है
जब वेट ज्यादा हो जाता है, वजन ज्यादा हो जाता है, तो इंटरलॉकिंग बहुत हैवी होता है, और जब इंटरलॉकिंग जितना ज्यादा हैवी होगा आपका फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। यानी वेट ऑफ बॉडी बढ़ जाने पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। यहां तक उतारो, फिर इसका मैं यहां पूरा डिटेल्स में लिख देता हूं, जल्दी उतारो यहां तक। चलो रीजन लिख दिया, अब जल्दी से रीजन को उतार लो। पढ़ लेता हूं मैं एक बार। देखो इसे रीजन खुद से एग्जाम में लिखना, रट्टा मारने मत जाना, कुछ नहीं था। क्या रीजन लिखा पहले मैं ऐसे बता ही देता हूं, फिर पढ़ूंगा। मैं रीजन लिखा कि वेट बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वेट बढ़ जैसे ही बढ़ता है इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, बस उसी को लिखा। सुनो, ड्यू टू इंक्रीज इन वेट फ्रिक्शन फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, खत्म। बिकॉज क्योंकि एज द वेट इंक्रीजेस, जैसे ही वेट बढ़ता है, द इंटरलॉकिंग बिकम वेरी हाई, इंटरलॉकिंग बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। दस हैप्पी इंटरलॉकिंग राइज हाई फ्रिक्शन, इसलिए हैप्पी इंटरलॉकिंग जो है वो हाई फ्रिक्शन पैदा करता है, हाई फ्रिक्शन को जन्म देता है। तो सिंपल सा रीजन है, दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑन विच फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड, ठीक है। जल्दी से उतारो, फिर सेकेंड रीजन में आते हैं। चलो यहां तक लिख लिया ओके। तो बढ़िया समझ में आया कैसे वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं, सुनो ध्यान से। इस पॉइंट को मिटाता हूं मैं, पहला पॉइंट मेरा हो गया। दूसरा पॉइंट जो क्या है, किस पे डिपेंड करता है, दूसरा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो दूसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। क्या है, क्या है, क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा सर ये कैसे, सुनो। नेचर ऑफ सरफेस मतलब क्या हुआ, सरफेस में अगर रफनेस ज्यादा होगा, रफनेस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन रफनेस, CREASE, ड्यू टू इंक्रीज इन रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस, फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे क्या दूंगा एग्जांपल, जैसे इसका समझ लो, एक बालू है, एक जगह बहुत सारा बालू है, और एक जगह पतला प्लेन सा रोड है आपके पास, ठीक। हाँ, अब क्या हुआ एक आदमी जो है वो बालू में दौड़ रहा है, आप बालू में शायद दौड़े हुए कभी, ठीक है। और ये एक आदमी ये प्लेन सा रोड में दौड़ रहा है, यहां दौड़ रहा है, ठीक। ज्यादा आसान किस में होगा दौड़ने में, बताओ, सोचो। बालू में दौड़ना आसान होगा या प्लेन रोड में दौड़ना आसान होगा? सर प्लेन रोड में दौड़ना आसान होगा, बालू में दौड़ना डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि बालू में रफनेस ज्यादा है तो बालू में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, इसे तुरंत आपको जल्दी से दौड़ने नहीं देगा। बालू में स्पीड में आप दौड़ ही नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है, जबकि रोड में आप आराम से दौड़ जाओगे। तो ये दो है जिसपे फ्रिक्शन क्या होता है, डिपेंड करता है, ये दो चीज पे, ठीक है। एक चीज पूछ रहा हूं, अच्छे से बताना, उस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, सोच के बोलना। पहले ये समझ में आया किस पे डिपेंड करता है, बस ये दो चीज पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन और किसी पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ वेट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अगला देखो, क्या फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है? सुनो, डज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट? क्या मतलब हुआ? आहा, क्या मतलब हुआ? क्या फ्रिक्शन डिपेंड करता है एरिया ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट?
चलिए सोच जवाब देना, आपके लिए एक क्वेश्चन है। मानो ये सरफेस है, ओके, इसके ऊपर में एक ऐसा ब्लॉक रखा, ठीक है, मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक है, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बार में एक ऐसा ब्लॉक रखा, एकदम पतला सा, लेकिन ये भी 2 kg का है। पहला बार में ये पूरा बड़ा सा है 2 kg का, दूसरा बार में ये पूरा छोटा सा है 2 kg का, ठीक है। तीसरा बार मान लेते हैं हम ऐसा कोई रख देते हैं, ऐसा है पतला सा, ये भी है 2 kg का, ठीक है। अब सोच के बताना, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों को मैं अगर मूव करूं, इसे मूव करना चाह रहा हूं, इसे भी मूव करना चाह रहा हूं, और इसे भी मूव करना चाह रहा हूं, क्या फ्रिक्शन तीनों में बराबर होगा या किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ये आपको बताना है। सोच समझ कर जवाब देना, फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ठीक है। सारा 2 kg का है और सब में जो ये सरफेस है वो सेम है, ये सरफेस सब में सेम है, ठीक है। weight of body and nature of surface are same, weight of body and nature of surface are same in all case, ये तो दिख ही रहा है, in all cases। नेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, और क्या बोला, सॉरी, वेट ऑफ बॉडी 2 kg एंड नेचर ऑफ सरफेस, ये क्या है, सब में सेम है, सेम इन ऑल केसेस, सारे केसेस में सेम है ये। देखो देखो देखो, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। आपको बिल्कुल 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 सही नहीं लग रहा है, ठीक। अब देखो एक्चुअली होगा क्या, फ्रिक्शन तीनों में बराबर लगेगा, 1 में जितना लगेगा उतना ही 2 में लगेगा और उतना ही 3 में लगेगा। फ्रिक्शन तीनों में क्या होगा, इक्वली एक्ट होगा, इक्वली एक्ट। क्यों, अरे भाई फ्रिक्शन सिर्फ वेट और सरफेस ऑफ बॉडी पे, वेट और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। मैंने कहीं बोला क्या एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं करता। यहाँ एरिया ज्यादा हो गया, यहाँ एरिया कम हो गया, यहाँ एरिया बहुत कम हो गया, मानता हूं, ठीक है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ वेट ऑफ बॉडी और नेचर ऑफ सरफेस, बस यही 2 चीज पे डिपेंड करता है। यहाँ वेट ऑफ बॉडी सेम है, नेचर ऑफ सरफेस भी सेम है, तो फ्रिक्शन भी तीनों केस में सेम होगा। हाँ, अब आपका जवाब होगा सर यहाँ ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए या नहीं। सुनो, अब इसके लॉजिक बताते हैं। यहाँ एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, सुनो। देखो यहाँ ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है तो क्या होगा पता है, अभी चीज में बता रहा हूं होगा क्या इसमें, सुनते हैं इसमें क्या होगा, सुनो। ये एक सरफेस का रफनेस है, ये रहा सरफेस का रफनेस मेरा, ठीक, सरफेस का रफनेस है, और ये ब्लॉक हो गया इसके ऊपर, ये ब्लॉक का इंटरलॉकिंग ऐसा। तो देखो इन दोनों का इंटरलॉकिंग अच्छे से यहां पे नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां जो पूरा मास है 2 kg जो पूरा में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ऐसा है ना, पूरा में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मास, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं पाएगा, ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, क्या मतलब एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया में इंटरलॉकिंग होगा, ठीक है, ज्यादा एरिया में इंटरलॉकिंग होगा, ठीक है, ज्यादा एरिया में इंटरलॉकिंग होगा, लेकिन इंटरलॉकिंग का कैपेसिटी हर एक पॉइंट पे कम होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें सरफेस ऐसा है, इसमें कम सरफेस एरिया में इंटरलॉकिंग होगा, लेकिन इंटरलॉकिंग हर पॉइंट पे ज्यादा होगा, ऐसा देखो, हर पॉइंट पे इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा, और इस पॉइंट क्या होगा, इंटरलॉकिंग का सरफेस एरिया सबसे कम है,
लेकिन यहाँ मैक्सिमम सबसे ज्यादा इंटरलॉकिंग हुआ, एक ही पॉइंट पे हुआ लेकिन ज्यादा इंटरलॉकिंग हुआ, एक ही पॉइंट पे हुआ लेकिन ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। यानी कुल मिला के इंटरलॉकिंग तीनों में बराबर होगा। ठीक है, कुल मिला के इंटरलॉकिंग तीनों में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया हो गया तो हर पॉइंट पे इंटरलॉकिंग कम हो रहा है, कम 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 इंटरलॉकिंग होगा, कुल मिला के इतना इंटरलॉकिंग होगा। ठीक है, यहां देखो कम सरफेस एरिया, इससे कम सरफेस एरिया, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग इसके कंपैरिजन में हर पॉइंट में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ कम जगह है इंटरलॉकिंग के लिए, तो इंटरलॉकिंग थोड़ा सा हर एक पॉइंट पे बढ़ जाएगा। यहाँ और भी कम जगह हो गया तो एक ही पॉइंट पे इंटरलॉकिंग होगा लेकिन तगड़ा इंटरलॉकिंग होगा। यानी अगर कुल मिलाकर अगर बात करें तो इंटरलॉकिंग तीनों में बराबर हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको, इसलिए ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता भाई, ये सिर्फ वेट और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। जहां एरिया ज्यादा होता है वहां इंटरलॉकिंग इस पॉइंट पे कम हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल इतना एरिया में हुआ है तो इंटरलॉकिंग उतना ही मेंटेन रहता है जितना इसमें हुआ, और उतना ही मेंटेन रहता है जितना इसमें हुआ। इंटरलॉकिंग तीनों में सेम होता है अगर वेट और नेचर ऑफ सरफेस सेम है तो। ध्यान रखना, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। जल्दी से उतारो इसको, चलो लिख लिए। ओके, तो यहां पे क्या कंक्लूजन निकला? डज फ्रिक्शन डिपेंड ऑन एरिया ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट? बोलेंगे नो, नो, फ्रिक्शन नेवर डिपेंड ऑन एरिया ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट, नेवर डिपेंड्स ऑन एरिया। फ्रिक्शन कभी एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कहीं कट रहा है नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। फ्रिक्शन बस दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक वेट ऑफ बॉडी, एक नेचर ऑफ सरफेस। चलो वेरी गुड। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसे हम लोग समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है सुनो, उसके बाद चैप्टर को आज क्लोज करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में आएंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो अगला क्या कॉन्सेप्ट है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पहले। व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? हाँ, फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? अब सुनना ध्यान से, आंसर बाद में लिखाऊंगा, समझाऊंगा पहले। वो दवा में देखे हो ना मूवी, मारता कम हूं घसीटता ज्यादा हूं, है ना? हा वैसा यहाँ पे है, मैं लिखाता कम हूं समझाता ज्यादा हूं। अब देखो, फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग मतलब क्या हो गया? जो अपने आप को एडजस्ट कर ले। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी ऐसा अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। एडजस्ट करता जाता है मतलब क्या हुआ, सुन ध्यान से जो बताना चाह रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यारी इधर मैं मानता हूं अप्लाइड फोर्स, इधर मैं क्या बोलूंगा? एफ अप्लाइड, या फिर पूरा लिख अगर दू तो अप्लाइड फोर्स। जैसे मानो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं ऑन अ बॉडी, अप्लाइड फोर्स जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है, और यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो रहा है उसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स दो में बात करेंगे। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों में बात करेंगे। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक बॉडी है आपके पास, आप इसमें अप्लाइड फोर्स मानो लगाए, ठीक है, 2 न्यूटन का। कितना लगाए? 2 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स हम लगाए, कितना? 2 न्यूटन का। ठीक है, पहले मानो अभी कोई अप्लाइड फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स में मानो 0 न्यूटन है, 0 न्यूटन। यहां से शुरू करते हैं, प्रारंभ से आरंभ करते हैं। क्या क्या क्या? प्रारंभ से
आरंभ करते हैं। अभी अप्लाइड फोर्स इस बॉडी पे कितना है, 0 न्यूटन। कोई अप्लाइड फोर्स नहीं, यानी बॉडी को मैं चुपचाप से हाथ पे रख दिया ऐसे करके। देखो कोई फोर्स लगा रहा हूं क्या, नहीं लगा रहा हूं। अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन। तो पता है फ्रिक्शन कितना होगा, बता सकते हो? फ्रिक्शन भी होगा 0 न्यूटन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स अगर 0 हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 हो जाएगा। यानी याद रखना, कोई बॉडी अगर रेस्ट में होता है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। बोलोगे सर ये तो पीछे भी बात की थी, बिल्कुल पीछे भी बात किए थे हम लोग, बिल्कुल बात किए थे। क्योंकि बॉडी रेस्ट में होता है तो कोई रिलेटिव मोशन होता ही नहीं है। ठीक है, एक्चुअल रीजन ये भी है और एक रीजन ये भी बोलते हैं कि क्योंकि अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कुछ नहीं रहता है। अब मानो 0 न्यूटन से आप बढ़ा के कर दिए इसको, मानो फोर्स लगा रहे हो कर दिए 2 न्यूटन। बराबर फोर्स कितना कर दिया हम लोग, 2 न्यूटन। यानी अब फोर्स अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है तो पता है क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और 2 न्यूटन हो जाएगा। यानी अभी भी ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। यहां पे ब्लॉक किसमें था, रेस्ट में। यहां पे ब्लॉक किसमें हो जाएगा, रेस्ट में। अभी भी रेस्ट में रहेगा। देखो ठीक है, देखते हो कभी कभी एक ब्लॉक को आप धकेल रहे हो, पहले तो रेस्ट में मूव नहीं किया, अब उस ब्लॉक को आप धक्का मार रहे हो तो भी मूव नहीं कर रहा है। अब धक्का मारने से मूव क्यों नहीं कर रहा है, मूव तो करना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने जितना अप्लाइड फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन फोर्स भी पैदा हो गया वहां पे। जैसे ये रेस्ट में अभी मूव नहीं कर रहा है, सोचो ये रेस्ट में अभी मूव नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा फोर्स लगा रहा हूं, तो थोड़ा फोर्स लगा रहा हूं, हल्का लगा रहा हूं, अभी भी मूव नहीं कर रहा है। कारण क्या है, मेरे अप्लाइड फोर्स को ये फ्रिक्शन फोर्स जो यहां पैदा हुआ है वो बैलेंस कर लिया। ये भी अपने आप को कितना कर लिया, 2 न्यूटन। आप बोले अच्छा अब मूव नहीं किए, चलो मैं लगा देता हूं 6 न्यूटन का। आपने फोर्स को बढ़ा के कर दिया 6 न्यूटन, फिर भी आप देखे बॉडी मूव नहीं किया। यहां बॉडी कितने था, रेस्ट में, यहां पे लगा, यहां भी बॉडी था रेस्ट में, यहां भी बॉडी आपने देखा मूव नहीं किया, अभी भी किसमें है, रेस्ट में। आपने फिर फोर्स बढ़ा दिया, फिर मूव क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप 6 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को कर लिया 6 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप कर लिया 6 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाता जा रहा है खुद को। ओके, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स के बढ़ने का एक लिमिट है भाई, इंटरलॉकिंग का एक लिमिट है। कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसका एक लिमिट होता है, उससे लिमिट से ज्यादा अगर आप फोर्स लगा दो तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह जब यहां इंटरलॉकिंग हुआ दो सरफेस के बीच में तो इसका भी अपना एक लिमिट है, इसका भी अपना एक लिमिट है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स का तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे बढ़ाते जाओ, 100, 200, 300, 400, 500 न्यूटन जितना चाहे लगाते जाओ। अप्लाइड फोर्स का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये इंटरलॉकिंग का अपना एक लिमिट है। जो इंटरलॉकिंग आप इतने पोर्शन में देख रहे हो उसका अपना एक लिमिट है। ठीक है, तो उस लिमिट तक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका लिमिट है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन से ज्यादा इंटरलॉकिंग नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम वैल्यू है इंटरलॉकिंग का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरलॉकिंग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरलॉकिंग बोलने का मतलब क्या हुआ, मतलब इंटरलॉकिंग की वजह से जितना फोर्स पैदा हो रहा है 10 न्यूटन, जितना फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो रहा है इंटरलॉकिंग की वजह से, वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। आप कितना लगाए, 0 न्यूटन। ठीक है, ये भी 0 न्यूटन पैदा किया। आप 2 न्यूटन लगाए, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन कर लिया। आप 6 न्यूटन लगाए, फ्रिक्शन भी आपने 6 न्यूटन कर लिया। आप 8 न्यूटन लगाए, फ्रिक्शन भी अपने आप को 8 न्यूटन कर लिया। अभी भी किस में रहेगा, 8 न्यूटन में भी रेस्ट में, क्योंकि फ्रिक्शन बोलेगा हम कितना तक अपोज कर सकते हैं, बोलेगा हम 10 न्यूटन तक रोक सकते हैं। ठीक है, आप देखा अभी भी मूव किया, आपने लगाया 10 न्यूटन, बोलेगा फ्रिक्शन हम भी लगा देंगे 10 न्यूटन, अभी भी मूव नहीं किया, अभी भी रेस्ट में रहेगा। यहां तक किसमें रहेगा, रेस्ट में। लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा बस भैया
हम 10 न्यूटन से ज्यादा रोक नहीं सकते। मेरे पास कितना मैक्सिमम एबिलिटी है रोकने का अप्लाइड फोर्स को, तो ये बोलेगा मेरे पास 10 न्यूटन से ज्यादा एबिलिटी रोकने का नहीं है, हम 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब हम लगाए कितना 11 न्यूटन, 11 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, ये 10 न्यूटन लगेगा, नहीं ये 10 न्यूटन, अब तो यहाँ पे 11 न्यूटन होगा, नहीं अब यहाँ 11 न्यूटन नहीं लग सकता क्योंकि इसका कैपेसिटी ही नहीं है 11 न्यूटन का। 10 न्यूटन में ही इंटरलॉकिंग टूट गया। मैक्सिमम 10 न्यूटन से ही ये फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो अब जैसे 11 न्यूटन करेंगे तो बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। 11 न्यूटन जैसे करेंगे बॉडी मोशन में आ जाएगा, बॉडी मोशन में आ जाएगा 11 न्यूटन में। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस। अब पता है कोई चीज मोशन में आ जाती है तो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस कर जाता है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 10 न्यूटन से भी रिड्यूस कर जाएगा, चाहे कुछ भी लगे, 7 न्यूटन लगेगा, 8 न्यूटन लगेगा, 9 न्यूटन लगेगा, कुछ भी लगे सकता है, लेकिन 10 न्यूटन से घट जाएगा। क्योंकि जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसमें इनर्शिया आ जाता है, पढ़ोगे क्लास 9 में। एक बॉल को गुड़गुड़ा के छोड़ दो, देखो कुछ देर तक गुड़गुड़ाता रहेगा, क्यों, मोशन में आने से उसमें इनर्शिया आ गया, बोलते हैं इनर्शिया। आप क्लास 9 में पढ़ोगे, उसमें दिमाग मत लगाना, अभी सिंपल ध्यान क्या रखना है जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता जाएगा, यही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। उससे ज्यादा अगर आपने अप्लाइड फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं झेल पाएगा, बोलेगा हाँ अब नहीं लग सकते, मेरे पास इतना ही कैपेसिटी था, अब हम बॉडी क्या बोलेगा, अब हम मूव करने लगेंगे। यहां से हमें बॉडी किस में था, रेस्ट में, यहाँ बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता, 10 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को नहीं रोक सकता। आपने 10 से ज्यादा लगा दिया 11 न्यूटन, ये बॉडी को नहीं रोक पाया फ्रिक्शन फोर्स, और बॉडी किस में आ गया, मोशन में। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, बॉडी को रोकना है ना। इसी को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या मतलब आप समझो, ऐसा नहीं कि आप 2 न्यूटन लगाए फ्रिक्शन 10 न्यूटन पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी देखो बढ़ता गया। ठीक है, अभी बहुत सारे बात कर रहा हूं, सुनो। आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता गया। देखो ऐसा नहीं कि आप 0 न्यूटन में भी फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का एक ही बार में हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ता है धीरे धीरे। क्या अप्लाइड फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, सोचो। क्या ही तुम आपको दिख रहा है फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गया, नहीं। यानी एक कंक्लूजन निकला कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। देखो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया और यहां से हमें फ्रिक्शन फोर्स बराबर है, किसके, अप्लाइड फोर्स से। यानी फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल टू होगा हमेशा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कभी अप्लाइड फोर्स से बड़ा नहीं हो सकता। आप जैसे ही अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या कंक्लूजन है, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, हाँ, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा, हाँ। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहां तक बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है, जैसे 10 न्यूटन तक। उससे ज्यादा अप्लाइड फोर्स करोगे, हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा। बस यही पूरा कंक्लूजन है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एडजस्ट करता गया, मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा, उसके बाद फिर घटने लगा।
ठीक है, तो यहां पर जल्दी से आप उतारो, फिर मैं आपको इसमें आगे की बात बताता हूं। जल्दी उतारो, उतार लिए पॉज करके। ठीक है, आप सुनो यहां पे ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं समझ में आ गया हो आपको। अब सुनो यहां पे, तो मैक्सिमम वैल्यू हम कितना मानते हैं फ्रिक्शन फोर्स का? 10 न्यूटन। लेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, मान लिया 10 न्यूटन माने थे। तो सुनो, यहीं पे हम 3 टाइप को फ्रिक्शन निकल के आएगा, आगे बात करेंगे उसकी, अभी मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। क्या आप बोल सकते हैं यहां से यहां तक बॉडी रेस्ट में था? देखो, हाँ, यहां से यहां तक बॉडी किसमें था? रेस्ट में था। इसमें बॉडी क्या हो गया? इसमें बॉडी टेंड्स टू मूव आ गया। टेंड्स टू मतलब मूव करने के कंडीशन में आ गया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर अप्लाइड फोर्स या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये तो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया बॉडी टेंड्स टू मूव। इसमें क्या लिखेंगे? बॉडी टेंड्स टू मूव। ओहो, मतलब बॉडी मूव करने पे आ गया। बॉडी टेंड्स टू मूव, मूव नहीं किया लेकिन मूव करने पे आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो मेरा बॉडी मूव कर जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या हो गया? लास्ट वाले में बॉडी मोशन में आ गया। ठीक, इन सब केस में क्या था? इन सब केस में फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स था। यही तो था, देखो, अप्लाइड फोर्स के बराबर था। जो मैं बता रहा हूं सब लिखते जाना। सेकेंड वाले केस में क्या हो गया? सेकेंड वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यहां भी था अप्लाइड फोर्स, यहां भी था। थर्ड वाले केस में क्या हुआ? थर्ड वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स लेस देन अप्लाइड फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से घट गया। ये हो गया थर्ड वाले केस में। बात समझ में आई? पहले वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यहां भी मैक्सिमम वैल्यू जो हुआ ये भी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और थर्ड वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा अप्लाइड फोर्स से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा भैया हम 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकते, और आपने 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया 11 न्यूटन, इसलिए अब हम घट रहे हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं, अब हम और ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। यानी लास्ट वाले में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब इसी में हम लोग 3 टाइप का डिवाइड किए हैं फोर्स को, सॉरी फ्रिक्शन को, आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां से यहां तक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रिक्शन का उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और नीचे वाला जो घट जाता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे बात करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? यहां से यहां तक का जो फ्रिक्शन लगा इसे हम लोग नाम देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, ध्यान रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू आया फ्रिक्शन फोर्स का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब मोशन में आ गया गाड़ी, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो यही फ्रिक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वह फ्रिक्शन जिसमें, ठीक है, बॉडी किसमें रहे? रेस्ट में रहे। बॉडी किसमें रहे? रेस्ट में रहे। एक सर क्या बोलेंगे सबको? स्टैटिक फ्रिक्शन। वह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जब आ जाए, जब बॉडी टेंड्स टू मूव हो जाए, यानी इसके बाद थोड़ा सा भी आप ज्यादा बढ़ाओगे फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को, बॉडी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी मोशन में होता है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये 3 कैटेगरी पढ़ेंगे अब हम अगले क्लास में।
फिलहाल यहां तक अच्छे समझ लो। चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, पूरा छाप लो पहले जड़ी ढंग से, यहां तक जल्दी से छाप लो। ठीक है, चलो मैंने घिरविस कुछ नहीं किया, आपको बस समझाया। अब समझाने में थोड़ा सा तो गंदा होगा ना बोर्ड। आपको एक एक चीज पर डिटेल्स में बताया बच्चों, सुन लो, कहीं भी इतने डिटेल्स में नहीं जाते हैं। आपको एक एक चीज बढ़िया से बताया, चाहता तो स्किप कर सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। यानी इसमें हम लोग क्या समझे, इसमें हम लोग ये समझे कि अप्लाइड फोर्स आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओ वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अप्लाइड पर फ्रिक्शन फोर्स कहां तक बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है भैया, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ सकता। अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी 6 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी 8 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन। अब आप उससे ज्यादा अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा मेरा एबिलिटी नहीं है उससे ज्यादा बढ़ने का, अब हम घट जाएंगे। ठीक है, यानी आप 10 से 11 न्यूटन अप्लाइड फोर्स कर दिए, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन से भी घट जाएगा, बोलेगा हम 10 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। यानी जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा था, इसलिए इसे बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो आंसर क्या लिखेंगे, इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स because as the applied force increases, friction force also increases accordingly, जैसे जैसे, ठीक है, एज द अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स आल्सो इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली, फ्रिक्शन फोर्स भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड ए टाइम कम with increase in applied force, where friction force reaches to its maximum value. Friction force reaches to its maximum value. जल्दी से उतारो पूरा इसको। चलो देखो अब यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा, एंड एक समय ऐसा आएगा विथ इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स के इंक्रीज करने के साथ, वेयर फ्रिक्शन फोर्स रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जहां फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पूरा बढ़िया समझ में आएगा मेरे ख्याल से। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे समझ लेना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, यानी कोई पूछे क्या फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा कभी हो सकता है, प्राक नहीं हो सकता। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स से चाहे बराबर होगा, या फिर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से हमेशा कम होगा। ठीक है, जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी मोशन में आ जाएगा उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन, जो हम अगले क्लास में अब बात करने वाले हैं। तब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स थैंक यू।